दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 की इस वीडियो सीरीज में आज फाइनली हमारा अर्धशतक होने वाला है। आज हम 46 से 50 क्वेश्चंस तक देखेंगे और आज की वीडियो में आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ एलिमिनेशन टेक्निक्स जरूर सीखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेज जनरली नोन एज Cl20, HMX, LLM 105 विच आर समटाइम्स टॉक्ड अबाउट इन मीडिया। तो देखो, मीडिया में आ रहा है और कुछ कुछ नाम है, आपको बस ये जो तीन नाम दिए ना, Cl20, HMX और LLM 105, इस पे फोकस करना है। अगर आपको पता है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता, जैसे मुझे भी नहीं पता था, ये तीनों नाम मैंने एग्जाम में ही पहली बार सुना। तो अब इसको हम अटेम्प्ट कैसे करते हैं उसको समझते हैं। पहला ऑप्शन पढ़ो भाई, दीज आर अल्टरनेटिव्स टू हाइड्रोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स। देखो, अगर आपको ये पता है कि हाँ, जो HFC होते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स, इनके नाम किस तरह के होते हैं, तो आपको कुछ इस टाइप के नाम मिलेंगे। कुछ ऐसे RH करके रहेगा, कुछ R141 करके रहेगा, कुछ इस टाइप से आपको कुछ नाम देखने को मिलेंगे, है ना। तो ऐसा कुछ नाम मुझे एक एग्जाम्पल बस पता है ना, आपको बस क्या याद रखना, एक कोई उसका एग्जाम्पल हाइड्रोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट का, ठीक है। तो उसके जैसे सुन मिलता जुलता सा तो नाम लग रहा है ना। तो आप बोल सकते हो कि ए भी एक आंसर हो सकता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है। अब बी का क्या है, दीज आर एक्सप्लोजिव्स इन मिलिट्री वेपन्स, ठीक है। मिलिट्री वेपन्स का ऐसा कुछ आपने RDX जैसा नाम सुना है, तो HMX बिल्कुल हो सकता है ना। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है आपका कि मिलिट्री वेपन्स भी हो सकता है। सी क्या बोल रहा है, दीज आर हाई एनर्जी फ्यूल्स फॉर क्रूज मिसाइल्स, ठीक है। ये नाम से भी लग रहा है भाई कि ये हाई एनर्जी फ्यूल्स भी हो सकता है, मतलब क्रूज मिसाइल वगैरह। क्रूज मिसाइल मतलब एग्जांपल क्या याद रखना है, ब्रह्मोस, कि भाई ब्रह्मोस जैसी किसी मिसाइल में ऐसा कुछ यूज हो सकता है, ठीक है। अब क्या होता है वो नहीं पता, ठीक। डी क्या बोल रहा है, दीज आर फ्यूल्स फॉर रॉकेट प्रोपल्सन। अब आप पहले तो ये सुनो, ऑप्शन नंबर सी में बोला है क्रूज मिसाइल, ऑप्शन नंबर डी में बोला है रॉकेट प्रोपल्सन। ये दोनों कहीं ना कहीं एक सिमिलर टाइप की चीज़ें हैं, जो एक मतलब एक सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें रहेंगी कि वो एक तरह से ही सेम काम करते हैं, है ना। तो आपको थोड़ा सिमिलैरिटी मिलेगी क्रूज मिसाइल और रॉकेट प्रोपल्सन से। ऑल्दो दोनों का यूज़ बहुत अलग है, ठीक है, डिफरेंट है, लेकिन उनका मैकेनिज्म आपको थोड़ा सा सेम सा लगेगा, है ना, ठीक। तो अब यहाँ से आप सोच सकते हैं कि अगर सी और डी एक जैसे अगर मैकेनिज्म जैसा वाला कुछ होंगे, तो इन दोनों के ही आपके आंसर होने के चांसेस क्या रहेंगे, नहीं, मतलब कम होंगे, है ना, क्योंकि दोनों सेम सा हो जाएगा ना। तो अगर एक सी सही है मान लो, तो डी फिर वो भी सही होना चाहिए, दोनों सही होना चाहिए। तो इस तरह का मतलब क्या हो गया कि दोनों ही आपके आंसर नहीं होंगे, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन के बचता है ए और बी। अब आप आ गए हो 50-50 में, तो अब करते हैं एलिमिनेट, ठीक है। अब दोनों में से आप किसी एक को तो अटेम्प्ट कर दीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार 50-50 में आ गए, अब इसके आगे फाइनल आंसर भी तो बताओ। तो देखो, फाइनल आंसर इसलिए आप 100% गारंटी के साथ नहीं बता पाओगे, क्योंकि मेन एग्जाम में आपके साथ ऐसा होगा। इस कारण से मैं इस वीडियो में भी वहीं तक रखना चाह रहा हूँ जो प्रैक्टिकली आपको एग्जाम के दौरान होगा, ठीक है। तो अब आप हाइड्रोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स या एक्सप्लोजिव मिलिट्री वेपन्स, इन दोनों में से किसी एक को अटेम्प्ट कर दीजिएगा। मैं भी 50-50 में आया था, फिर मैंने ऑप्शन नंबर ए चूज किया जो कि गलत था, और आंसर क्या रहता है, बी आपका, दीज आर एक्सप्लोजिव इन मिलिट्री वेपन्स, ठीक है। तो इस तरह से आपका मतलब रहता है, लेकिन हाँ, कुछ सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं, तो उतना आप मार्जिन लेके चलो 50-50 में पहुंचने के बाद, तो होगा वैसा। लेकिन हाँ, आप एलिमिनेट, एटलीस्ट आपने सी और डी को तो एलिमिनेट करना सीखा ना, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 47, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तीन स्टेटमेंट दिया और बोला है कि कौन कौन से करेक्ट हैं। इट इज एक्सपेक्टेड दैट मेजोराना वन चिप विल इनेबल क्वांटम कंप्यूटिंग। अब देखो, ये ना उस टाइम पे आपको विजन की जो PT365 है उन सब में भी मिल जाएगा, मैं भी उसी में पढ़ा था, ठीक है। ये चीज़ आपको जो मेजोराना वन चिप के बारे में है ये, ठीक। तो ये आपको करंट अफेयर से आ जाए रहेगा, ठीक है। तो वो क्वांटम कंप्यूटिंग का था, PT365 में दिया है, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, और जो भी चीज़ सोर्स अगर बहुत सारे लोगों ने पढ़ा, मतलब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा इजी कैटेगरी में पहुंच जाएगा। फिर उसका स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है, मेजोराना वन चिप हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेजॉन वेब सर्विसेज। एक्चुअली में ये स्टेटमेंट गलत है, ये माइक्रोसॉफ्ट बनाता है, ठीक। तो आपका स्टेटमेंट सेकंड क्या है, गलत है, स्टेटमेंट वन क्या है, सही। अब स्टेटमेंट तीन क्या बोल रहा है, डीप लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग।
देखो, अब आप पहले तो ये समझो कि स्टेटमेंट 1 और 2 क्या थे, करंट अफेयर बेस्ड थे, और स्टेटमेंट 3 क्या है आपका, एक बेसिक नॉलेज पर आधारित है कि भाई डीप लर्निंग है वो क्या है, एक सबसेट है, एक यूनिवर्सल सेट जिसका नाम क्या है, मशीन लर्निंग। ठीक है, तो स्टेटमेंट 3, ठीक है, आप मतलब एक मशीन लर्निंग होगा जिससे बहुत सारे आपके मॉडल्स निकल के आएंगे, एआई वगैरह में यूज़ होगा, और फिर उससे आप कुछ डीप लर्निंग करोगे, कुछ और भी कई तरह के शैलो लर्निंग होंगे, और भी ऐसे कई चीज़ें होगी, है ना। तो वहाँ से आप बिल्कुल सोच सकते हैं कि एक सबसेट होगा, तो तीसरा आपका आंसर तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, जब आप ऑप्शन भी देखते हो तो आपको एटलीस्ट ऑप्शन देख के इतना तो पता चल जा रहा है कि कोई तो मिनिमम दो हैं जो सही हैं। ठीक है, तो एक तो तीसरा तो सही है, तो वहाँ से आपने क्या आंसर लाया कि आपका बी, सी या डी तो आपका आंसर होगा, है ना। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपका गलत है, तो इस तरह से आपका आंसर क्या जाएगा, सी। ठीक, तो ऐसे आप आंसर ले आओगे। इवन आप सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ के भी आप डायरेक्ट आंसर पे कूद सकते हो, लेकिन फिर भी आपको तीनों स्टेटमेंट पढ़ना है, उसके बाद ही आपको आंसर अटेम्प्ट करना है। अब आगे बढ़ते हैं 48 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, विथ रेफरेंस टू मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अब देखो, इतना नाम सुन के एग्जाम में मुझे ये लगा, ये नाम मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होते हैं। लेकिन चलो आगे पढ़ते हैं भाई कि अटेम्प्ट कैसे करते हैं। ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज़, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा था इसलिए मैंने उसको नाम नहीं सुना, है ना। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो तीन स्टेटमेंट दिया, पूछा करेक्ट कौन कौन से हैं। यहाँ पर भी आपको चारों ऑप्शन देख के इतना तो समझ में आ गया कि दो, एटलीस्ट दो ऑप्शन आपके, दो स्टेटमेंट आपके क्या होंगे, सही, और एक कोई आपका मैक्सिमम गलत हो सकता है, मैक्सिमम एक ही गलत हो सकता है। ठीक, ऑप्शन देख के आपने ये चीज़ समझा। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दे आर मैन मेड प्रोटीन्स। अब देखो, कोई आइडिया नहीं है कि मैन मेड है कि मतलब नेचुरल मिल रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दे स्टिमुलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजन्स। इवन ये स्टेटमेंट ना आप आधा भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर कोई एंटीबॉडीज़ है, कोई चीज़ अगर एंटीबॉडीज़ है तो ऑब्वियसली वो क्या काम करेगा, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन करेगा, है ना, हमारी इम्यूनिटी वगैरह बढ़ाएगा। और आपने कभी जीवन में कभी तो ऐसा सुना होगा ना कि वो एंटीबॉडीज़ वगैरह क्या काम करती है, किसी एंटीजन या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे आकर वो चिपकते हैं, है ना। ये 12th वगैरह या 11th की किसी किताब में भी मिल जाएगा, बायो वगैरह की। ठीक, तो एंटीबॉडीज का जो काम है वही डिस्क्राइब किया है उसने सेकेंड स्टेटमेंट में, तो ये आपका बिल्कुल सही होगा, है ना। आप इसको मान के चल सकते हो कि इसके सही होने की प्रोबेबिलिटी 98 से 99% तो सही है। तो आप इस स्टेटमेंट को जनरलाइजेशन व्यू के साथ ये कहोगे कि हाँ, सेकेंड स्टेटमेंट आपका सही है। तो उस तरह से आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपके पास बचता है ए, बी और डी। ठीक है, तीन बचे। अब तीसरा स्टेटमेंट पढ़ो, दे आर यूज्ड इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शंस लाइक दैट ऑफ निपा वायरस। देखो, अब मैं ये भी नहीं जाना हूँ कि निपा वायरस के लिए कौन सा एंटीबॉडी यूज होते हैं। ठीक, अब आपको लेकिन अटेम्प्ट करना है, तो अब क्या किया जाए, अब आप फोकस करो मोनोक्लोनल वर्ड पे। मोनोक्लोनल मतलब, मोनो मतलब एक, क्लोनल मतलब कुछ ऐसा क्लोन जैसा कुछ आप फील कर सकते हो, है ना, कि ऐसा कुछ है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा ना आपको ऐसी चीज़ लग रही है जो मतलब नॉर्मली आपको नेचुरल वे में नहीं लगेगी, या ऐसा लग रहा है सुन के कि हाँ, इसको शायद इंसानों ने बनाया होगा। ठीक, तो आप ये चीज़ बोल सकते हो कि स्टेटमेंट 1 में जो लिखा है कि मैन मेड प्रोटीन है, इसके भी होने के चांसेस हैं। अगर मैं ये मानूं कि पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा तो बिल्कुल सही है, तो अब आपके पास ऑप्शन क्या जा रहा है, ए या डी, है ना। अब 50-50 में आ गए हो। अब आप क्या काम करो, ऐसा सोचो कि देखो, निपा वायरस अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में था पिछले कुछ सालों में। तो ऑब्वियसली जो चीज़ पिछले कुछ सालों में एक रोग के रूप में निकल के आया है, तो उसी के लिए ना हम कुछ साइंटिस्ट लोग कुछ एक्टिविटी करेंगे, कुछ नया नया कुछ चीज़ बनाएंगे, है ना। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो आपका स्टेटमेंट 3 है वो भी सही हो सकता है, इसके सही होने के चांसेस गलत होने के मुकाबले क्या है, ज़्यादा है। तो आप इसको क्या मानो, सही मानो। ठीक, तो इस तरह से आपने बस स्टेटमेंट 1 और 3 में क्या किया, थोड़ा रिस्क लिया, और इनको जो जनरलाइजेशन वाला व्यू है उसके साथ गए कि ये आपका क्या होगा, सही। तो इस तरह से आपके तीनों स्टेटमेंट आप क्या बोल रहे हो, सही, तो आपका आंसर क्या होगा, डी। और फाइनल आंसर भी क्या है इसका, डी ही है। 1, 2, 3 तीनों ही सही है। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो बोल रहा है तीन स्टेटमेंट, और क्या पूछा है कि इनमें से करेक्ट कौन कौन सा है। तो तीनों स्टेटमेंट का पढ़ते हैं भाई। तो अब पहला स्टेटमेंट है, नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशियन वाटर्स। आपको पढ़ के ही लग रहा होगा बहुत ज़्यादा आपका क्या है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि भाई वायरस जो बेचारा
कहीं पर भी मिल जाता है, वो क्या ओशियन के वाटर में नहीं मिलेगा? आराम से मिलेगा यार, ओशियन के वाटर में भी तो बहुत कुछ चीज़ें मिलती है उसके खाने पीने के लिए, तो बिल्कुल मिल सकता है। तो आपका स्टेटमेंट वन क्या होगा? गलत। दूसरा क्या बोल रहा है? नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया। अगर आपने एक बैक्टीरियोफेज जैसा कोई वर्ड सुना होगा तो आप बिल्कुल समझ जाओगे कि ये स्टेटमेंट तो पूरा ही क्या है? गलत। तो आप बैक्टीरियोफेज वर्ड सुने होंगे, अगर नहीं भी सुने तो भी आप सोचो कि बैक्टीरिया को भी तो कोई बीमार करता होगा, जो हमें बीमार करता है उसको भी तो कोई बीमार करेगा, तो उसको कौन बीमार करेगा? वायरस। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट सेकंड भी क्या होगा? गलत। फिर उसका क्या बोल रहा है? नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन होस्ट सेल। तो यार ये कोविड वगैरह के टाइम पे तो आपने ये चीज़ तो देखा ही होगा, ठीक है, कि ये स्टेटमेंट तो उस हिसाब से गलत है करके, है ना, चेंज तो करता है वो। तो आपका तीनों ही स्टेटमेंट क्या लग रहे हैं? एक्सट्रीम और गलत लग रहे हैं, है ना। तो आपका आंसर इस हिसाब से क्या आ जाना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए कौन से करेक्ट हैं? ऑप्शन हो जाएगा डी, नन। नन ऑफ द अबव इज करेक्ट, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अब हम 50 क्वेश्चन में आते हैं, हमारा अर्थ तक लग जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर अब दिया है भाई 3 स्टेटमेंट, ठीक है, और उसमें बोला है कि कौन सा स्टेट मतलब क्या चीज़ इसमें सही है। और आपको ऑप्शन ए बी सी डी पढ़ के इतना तो समझ में आ गया होगा, इससे पहले भी जो आपने क्वेश्चन देखे हो, कि आपको सेकेंड और थर्ड मिलकर क्या स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये चीज़ पूछा है, ठीक है। तो चलो अब स्टेटमेंट वन पढ़ते हैं पहले। तो स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है आपका? एक्टिवेटेड कार्बन इज ए गुड एंड एन अट्रैक्टिव टूल टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम एफ्लुएंट स्ट्रीम्स एंड टू रेमेडिएट कंटामिनेंट्स फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज। एक्चुअली जब आप ऑप्शन ए बी सी डी पढ़ोगे ना, तो आपको यहाँ कहीं पर ये बोला ही नहीं है कि स्टेटमेंट जो वन है वो सही है या गलत है। तो आपको एक्चुअली में ये सोचना ही नहीं है, आपको मान के चलना है कि स्टेटमेंट वन जो बोला है ना वो सही है, ठीक है, क्योंकि उसने उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है और डायरेक्ट पूछा कि 2 और 3 मिलके क्या स्टेटमेंट वन को कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? स्टेटमेंट वन बिल्कुल सही होगा। एक तो ये इस तरह से सोच सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं भी सोच पा रहे हो, तब भी आप ये चीज़ सोच सकते हो कि आपके घर में अगर फिल्टर वगैरह होगा, वाटर फिल्टर जैसे आरओ का होगा, कैंट, एक्वागार्ड, ये सब कुछ होगा, उन सब में भी आपका एक्टिवेटेड कार्बन रहता है, बहुत सारों में रहता है। अब किस में रहता है वो नहीं पता, लेकिन बहुत सारों में रहता है। और एक्टिवेटेड कार्बन इसका मतलब क्या है? आपका पॉल्यूटेंट्स को हटाता है। तो जब वो आपका फिल्टर में काम कर सकता है तो आपके नदियों में मतलब स्ट्रीम्स मतलब नदियों पे भी यूज़ कर सकता है और इंडस्ट्रीज पे भी यूज़ कर सकता है। तो स्टेटमेंट वन क्या होगा आपका? सही। अब स्टेटमेंट टू पढ़ते हैं। एक्टिवेटेड कार्बन exhibits a large surface area and a strong potential for absorbing heavy metals। देखिए अब आपका कॉमन सेंस ये जागना चाहिए कि भाई सरफेस एरिया जिसका ज़्यादा होगा तो उसके पास क्या होगा? ज़्यादा एरिया हो गया ना, उसको मिल गया कि वो एक्टिविटी कर पाएगा। क्या चीज़ का एक्टिविटी? एक्सचेंज का, कि भाई ये बाहर की जो गंदगी है उसको अपने अंदर सोख लेगा, है ना। अब ये दो तरह के सोखने के वर्ड होते हैं, एक होता है एब्जॉर्ब, एक होता है एडजॉर्ब। एब्जॉर्ब होता है पूरी बॉडी का, एडजॉर्ब ए डी वाला जो होता है ना, एडजॉर्ब, एडजॉर्ब होता है सिर्फ सरफेस में, है ना। तो जो आपके ये एक्टिवेटेड कार्बन है वो एड्जॉर्प्शन ही करता है, जो डी वाला है ना वो करता है वो, ठीक है, एड्जॉर्प्शन। तो इस तरह से आप क्या बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट सेकंड क्या है? सही है। और क्योंकि उसका अगर सरफेस एरिया वगैरह ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली वो क्या काम करेगा? एक अच्छा पॉल्यूटेंट रिमूविंग चीज़ तो बनेगा, है ना। ठीक, तो आपका स्टेटमेंट टू क्या कर रहा है? बढ़िया एक्सप्लेन कर रहा है भाई। अब स्टेटमेंट तीन पढ़ते हैं। एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी इजीली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एनवायरमेंटल वेस्ट विथ हाई कार्बन कंटेंट। देखो अब ये इसका 100% मैं श्योर नहीं हूँ कि हाँ ये चीज़ होता है कि नहीं, है ना। एग्जाम टाइम पे ये चीज़ सोचा मैं, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? अगर कोई वेस्ट है जिसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा है तो मैं सोच सकता हूँ भाई कि वहाँ से आप कार्बन निकालने की कोशिश करोगे तो आप एक्टिवेटेड कार्बन वहाँ से निकाला जा सकता है, ठीक। लेकिन हाँ यहाँ पर अब आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा कि जो कार्बन निकलेगा वो एक्टिवेटेड है कि डीएक्टिवेटेड फॉर्म में है ना, और वो इजीली सिंथेसाइज्ड हो पाएगा भी या नहीं, है ना। तो क्योंकि देखो वेस्ट है तो वहाँ से आपको ये चीज़ थोड़ा सोचना पड़ेगा। पर इन जनरल आपको क्या स्टेटमेंट लग रहा होगा कि ये सही हो सकता है। लेकिन जब आप अब ऑप्शन पढ़ते हैं, अब पहले तो ऑप्शन ए पढ़ो कि भाई दोनों स्टेटमेंट सही हैं और जो दोनों हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टेटमेंट वन को, ठीक है, इसके होने की भी प्रोबेबिलिटी है। अब ऑप्शन नंबर बी को सोचो कि दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन कोई एक ही है जो स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन कर रहा है। देखो स्टेटमेंट सेकेंड जो है वो तो 100% आपका एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन जो स्टेटमेंट थर्ड है ना, अगर वो सही हुआ
तो इसका मतलब क्या हुआ, वो भी स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि भाई कोई चीज़ अगर आप वेस्ट से, कचरे से कंचन बना रहे हो, वेस्ट से आप वेल्थ बना रहे हो, तो ऑब्वियसली वो एक अच्छा सोर्स होगा, है ना। ठीक है, आपको एक अच्छा एट्रैक्टिव टूल रहेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 भी सही एक्सप्लेन कर पाएगा स्टेटमेंट 3 अगर वो सही होता है तो। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, आंसर होगा ही नहीं। अब आपका ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, कोई भी एक सही है और वो एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट 1 को, तो ठीक है, इसका भी प्रोबेबिलिटी है भाई कि अगर तीसरा गलत हो गया तब ये आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट अगर गलत हो गया तो आपका ऑप्शन सी आंसर हो सकता है। अब आप ऑप्शन नंबर डी पे आओ, नीदर स्टेटमेंट 2 नॉर स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। ये तो आप स्टेटमेंट सेकेंड को पढ़ के आप समझ गए थे कि भाई वो तो सही है, तो आपका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत। तो वो भी आपका आंसर नहीं होगा, बी भी आपका आंसर नहीं हो रहा था, आपके पास दो ऑप्शन बच रहे, ए और सी, मतलब आप किस में हो, 50-50 में हो। तो आप कीजिए अटेम्प्ट। तो अब आप सोचो कि स्टेटमेंट सही, थर्ड के सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और गलत होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब ऐसी कंडीशन में आपको किसके साथ जाना है, जनरलाइजेशन के साथ जाना है कि एक जनरल व्यू क्या होता है। जो भी जनरल व्यू होता है ना उसी के साथ जाना, ज़्यादा एक्सट्रीम में जाके मत सोचने लग जाना कि ऐसा नहीं तो वैसा होगा करके। जनरल व्यू क्या कह रहा है कि हाँ, कचरे से अगर आप ज़्यादा कार्बन कंटेंट वाला कचरा है तो आप उससे कोई चीज़ निकाल सकते हो जिसमें कार्बन होगी, जैसे एक्टिवेटेड कार्बन वगैरह। ठीक है, तो आप स्टेटमेंट 3 को क्या मानिए, सही। और इसको अगर आप सही मान रहे हो तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, वो एक्सप्लेन भी कर रहा है स्टेटमेंट 1 को, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो इस तरह से आंसर लाया जाता है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो बिल्कुल आप चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।